गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल ई आचार्य। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का बायो का पोर्शन जो कि चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होता है। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए। तो जो चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर का जो नाम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेल की डेफिनेशन के बारे में कि सेल होता क्या है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो सेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री कि सेल किस तरह से आया, सेल का नाम सेल किसने दिया, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई, तो उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जाके पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मिलके एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में द टाइप्स ऑफ सेल्स, कि कितने तरह के सेल्स होते हैं। देन जो फाइनल पोर्शन है इस चैप्टर का वो है डिवीजन। डिवीजन का मतलब है सेल किस तरह से डिवाइड करता है और किस तरह से नया सेल का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। सेल की जो डेफिनेशन है उसको कहा जाता है इट इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? सिर्फ हम या कोई जानवर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बल्कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये तो सबने सुना ही होगा। तो जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से। तो जो एक्यूरेट डेफिनेशन है सेल का वो है द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और फंक्शनल क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में आपके पास है, व्हाई द सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से ब्रीफ करके बताती हूँ कि क्यों सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल। सेल को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल, चलिए हम एक ना बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। अब सबने पिज्जा तो खाया होगा ना। पिज्जा पिज्जा में जो बेस होता है, बेस के ऊपर हम क्या क्या डालते हैं? चीज डालते हैं, ऑल वेजिटेबल्स डालते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं। तो जो बेस है ना वो पिज्जा का फंडामेंटल है। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि जो सेल है हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितना भी बॉडी के फंक्शन या काम होना होता है वो सेल प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दूसरी बात है, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो आपने घर बनते हुए तो देखा होगा सबने, या आपको बेसिकली पता तो होगा कि घर किससे बनते हैं। तो घर बनाने के लिए जो सबसे पहले चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? ईंट चाहिए होता है, हमें ईंट चाहिए होता है, राइट। ईंट ईंट को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारी ईंट को आपस में जोड़ा जाता है, तो उससे घर बन के तैयार होता है। मतलब ईंट में सीमेंट, कंक्रीट वगैरह सारे डाल के एक पूरा का पूरा घर तैयार किया जाता है। तो इसी तरह सेल, एक एक सेल आपस में जुड़ के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और पूरे के पूरे बॉडी का काम करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। गॉट इट। उसके बाद आता है फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो जो हमारे बॉडी का एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, जितने भी मेटाबॉलिज्म और फंक्शन है वो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी काम है हमारे बॉडी का वो कहाँ होता है? सेल के अंदर, इसलिए क्या कहा जाता है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो तीनों का मीनिंग अब तक आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी एनिमल्स है और जितने भी प्लांट्स है, सबके सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सब किससे बने होते हैं? सेल से। तो आज से सेल के डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्यों इनको फंडामेंटल कहा जाता है, क्यों स्ट्रक्चरल कहा जाता है, क्यों फंक्शनल कहा जाता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो सेल की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं। एक बेसिकली होता है
कि हम साइंस में जिस चीज की भी स्टडी करते हैं ना, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है। लाइक जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बायो के भी दो फर्दर पार्ट हो जाते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में ऑल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। वो फर्दर बात है, आप जब लोग हायर क्लास में जाएंगे, साइंस रखेंगे, तो आपको अलग अलग दोनों ही टॉपिक पे स्टडी करना होता है। तो अब जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन सेल पे पूरी तरह से घुस के सेल के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ता है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और ये देखिए डेफिनेशन भी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये भी क्लियर हो गया कि साइटोलॉजी किसको कहते हैं। अब आता है चलिए इस बात पे कि सेल की डिस्कवरी कैसी हुई, किस तरह से सेल की खोज हुई, किस तरह से सेल वर्क करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात तब की है इन 1665 की, 1665 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप को, सिंपल उस समय की बात है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनके पास एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जो कि किसी और साइंटिस्ट का ही था। तो उन्होंने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया, उन्होंने और लेंसेज लगाए और उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से उन्होंने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी की। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक को फर्स्ट माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपने यार्ड के एक पेड़ में को पे स्टडी कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप से देखना चाहते थे कि इसका विजन कैसा है, किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने एक पेड़ पे, जो पेड़ का बार्क वाला रीजन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, उसमें उन्होंने देखा कि जो बार्क रीजन है, बार्क जो आपका पेड़, जो हायर पेड़ होते हैं ना, उनका जो स्टेम होता है, तना होता है ना, उसमें जो ब्राउन कलर का हो जाता है बाद में, उसमें उन्होंने देखा कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स दिखे, लाइक अ हनीकॉम, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उनके जो छोटे छोटे घर होते हैं, उनकी तरह उनको उस माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखाई दिया, घर जैसा। तो उन्होंने किसमें किया था, वो कॉर्क का स्लाइस था। कॉर्क क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्क होता क्या है। तो हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट देखा उन्होंने, किसके लाइक, जैसा हनीकॉम, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा एक कंपार्टमेंट देखा। उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल। अब जो सेल वर्ड है वो किससे बना है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है, सेलुला। हमेशा याद रखना आप लोग कि बायो के मैक्सिमम वर्ड, ऑलमोस्ट ऑल वर्ड जो डिस्क्राइब होते हैं वो लैटिन वर्ड से होता है। एक दैट लैटिन वर्ड होता है, उससे बायोलॉजिकल टर्म बनाए जाते थे। सेलुला, सेलुला से वर्ड उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसका मीनिंग क्या था, सेल था। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम और हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस का मतलब खाली जगह, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रूम या हॉलो स्पेस उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब ये आता है कि उन्होंने लिविंग सेल ढूंढा था या डेड सेल ढूंढा था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल पहली बार जरूर ढूंढा था, लेकिन वो सेल कैसा था, लिविंग नहीं था, वो डेड सेल था। जो लिविंग सेल है वो किसी और ने ढूंढा था। अब हम, अभी जो मैंने कहा था आप लोगों को कि सेल जो है उन्होंने सबसे पहले कहां से ढूंढा था, कॉर्क से। अब कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कॉर्क होता क्या है। व्हाट इज कॉर्क, इट इज द सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, ये वाला रीजन देखा है आप लोगों ने, ऐसा जो स्टेम होता है ना, जब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, ट्रीज बड़े हो जाते हैं, तो उनमें जो स्टेम है अब हर ग्रीन कलर का ना होके कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर, जो कि ऐसा सख्त सा पार्ट हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, बार्क ऑफ ट्री। और जो कॉर्क का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब कॉर्क का जो कॉर्क बना होता है मेनली, उस किससे बना होता है, स्यूबेरिन। स्यूबेरिन एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिससे कॉर्क बनता है, या ज्यादातर उसमें स्यूबेरिन ही प्रेजेंट होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है। स्यूबेरिन क्या होता है, एक वाटर प्रूफिंग वैक्सी सब्सटेंस
फाउंड इन ओनली हायर प्लांट, याद रखिएगा ये हायर प्लांट में ही पाया जाता है। छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे में तो ऐसे भी बार्क नहीं बनता, छोटा सा स्टेम होता है, वही सूख के डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री है जो लंबे समय तक जिंदा रहता है, उनमें बार्क का फॉर्मेशन होता है। तो कॉर्क क्या होता है, ये बार्क वाले पोर्शन से ऑब्टेन होता है कॉर्क। और कॉर्क किससे बना होता है, स्यूबेरिन से। स्यूबेरिन क्या है, एक वाटर प्रूफिंग केमिकल सब्सटेंस है जो पाया किसमें जाता है, हायर प्लांट्स में। अब स्यूबेरिन से और क्या क्या बनाया जाता है, आपने ये चीज तो देखा होगा ना, ये इसका यूज ज्यादातर ना बायो के लैब में, केमिकल या केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स को बंद करने के लिए किया जाता है। जो केमिकल के बॉटल होते हैं उनको इसी ढक्कन का यूज किया जाता है, या कोई एक्सपेंसिव या कोई हाँ ऐसा केमिकल जो एयर से या फिर वाटर से रिएक्ट करता हो, उनको बंद करने के लिए कॉर्क के ही ट्यूब का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, हवा को अंदर नहीं जाने देता, ना ही वाटर से रिएक्ट करता है। मैंने कहा अभी कि वाटर प्रूफिंग वैक्सी सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करता। वाटर प्रूफिंग का मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, और जो अंदर बॉटल के अंदर केमिकल प्रेजेंट है उसको सेफली रखेगा, उसको रिएक्ट नहीं होने देगा। तो ये मोस्टली यूज किया जाता है बॉटलों को ढक्कन के रूप में। ठीक है, अब ये कुछ की पॉइंट्स है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना है, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल एक चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो की पॉइंट में सबसे पहले क्या है कि डिस्कवरी ऑफ द सेल फर्स्ट टाइम, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी, वो किया था उन्होंने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सन 1665 में, आपको डेट भी याद रखना है। लेकिन कौन सा सेल था वो, डेड सेल था, लिविंग नहीं था। फिर दूसरी बात आती है कि पहली बार लिविंग सेल, एक जिंदा सेल को डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे उस जमाने के काफी फेमस, एंटोनी वैन लीवेनहुइक। ये साइंटिस्ट ने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब तीसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की डिस्कवरी की थी, वो है प्रोटोप्लाज्म। अभी हम डिटेल में प्रोटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे सेल के पार्ट्स में। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने थी, प्रुकिंजे ने। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे सेल को लिविंग होने का पता चलता है। मतलब जिस सेल में जो सेल लिविंग होगा ना, उसमें ये प्रोटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट होगा। डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आता है कि भाई सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। अब हमारे बॉडी को चलाने के लिए एक मास्टर की जरूरत होती, तो हमारे बॉडी का मास्टर कौन है, हमारा ब्रेन। इसी तरह सेल को कंट्रोल करने के लिए, सेल को काम कराने के लिए उसके मास्टर की जरूरत होती है। तो उसका मास्टर कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का मास्टर कहा जाता है या कंट्रोलर कहा जाता है। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि भाई सेल को ना एक और चीज है जो कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या था, न्यूक्लियस। गॉट इट। अब तीसरा है कि ठीक है, सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। अब बात आती है कि सेल के बारे में हमें पता और जानना है, सेल को डिस्क्राइब करना है। तो सेल की जो थ्योरी है, मतलब सेल के बारे में लिखा, सेल के फीचर्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, सबसे पहले ये किसने किया था, ये दो साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक तो बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो जो एमजे स्केलिडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, एंड जो टी शिवॉन थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किए थे, सेल पे थ्योरी दी थी। दोनों ने मिलकर थ्योरी दी थी। एक ने प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया कि भाई जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और जितने भी, दूसरे ने कहा है कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था, एमजे स्केलिडन एंड टी शिवॉन ने। ठीक है, अब आता है कि द सेल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने तो सेल थ्योरी दे दी, लेकिन इनकी सेल थ्योरी में ना कुछ कमियां थी। कमियां होने के कारण इनका सेल थ्योरी आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन एक तरह से एक स्टार्टअप तो दे दिया था उन्होंने। अब बात आती है कि चलो इनके दिए हुए सेल को, थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था और अच्छे से बताया किसने थे, तो एक अच्छे साइंटिस्ट थे। कौन है वो, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को बोले या विर्चो बोले, आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। अब बात यह है कि दुनिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन है। जो सबसे छोटा सेल है उसका नाम है PPLO,
और उसको माइकोप्लाज्म भी कहा जाता है, ठीक है। पीपीएलओ और माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्म अभी आपके स्टैंडर्ड में इसका जस्ट नाम याद रखना ही सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जब आप 11th-12th में जाएंगे, साइंस रखेंगे, तो आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो ये है स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, ठीक है। अब आता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है जिससे हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा ना। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ा अभी तक डिस्कवर सेल्स में सिंगल सेल है जो कि सबसे बड़ा होता है, वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। अब आता है लॉन्गेस्ट, ये तो लार्जेस्ट है कि साइज में बड़ा होता है, ठीक है, ये है साइज में बड़ा होता है। लेकिन आता है लॉन्गेस्ट, लंबाई में जो बड़ा होगा वो कौन सा सेल है? नर्व सेल, जो हमारे बॉडी में भी होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के, स्पेशली एनिमल्स, नॉट प्लांट। तो ये होता है नर्व सेल, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, कि सेल किससे मिलके बना होता है। तो बेसिकली इस टॉपिक को हमें पढ़ना है डिटेल में कि सेल किस किस से मिलके बना होता है। तो हम ये अभी पढ़ेंगे कि सेल जो है स्पेशली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो से बना होता है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा लिविंग सब्सटेंस है जो सेल को जिंदा रखता है या लिविंग होने का बताता है, ठीक है। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के फर्दर पार्ट है, पहला क्या है? साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्वस सब्सटेंसेस होता है, मतलब जो सेल में लिक्विड पोर्शन होता है ना, उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस, अभी मैंने कहा था न्यूक्लियस सेल का क्या है? ब्रेन है, तो जो सेल को कंट्रोल करता है। फर्दर इसके टू पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन। इसको हम ब्रीफली अभी डिस्क्राइब करेंगे, जस्ट आपको टर्म्स याद रखने हैं कि क्या क्या किसके किसके पार्ट्स होते हैं, नहीं तो यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियस होता होगा या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस। नहीं, बल्कि ये इनके पार्ट्स है या इनके अंदर का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। अब आता है साइटोप्लाज्म के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनेलेज, एक होता है इंक्लूजन बॉडी, दूसरा होता है साइटोस्केलेटन। ऑर्गेनेलेज क्या होता है? सबने पढ़ा होगा अभी तक, 6th-7th स्टैंडर्ड में भी था ये। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला ऑर्गेनेल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? राइबोसोम। तीसरा पढ़ेंगे हम गोल्जी एपरेटस के बारे में, जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हम अगला पढ़ेंगे जो ऑर्गेनेल है वो वैक्यूल्स, ग्रैनुअल्स। अगला जो ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो है लाइसोसोम एंड प्लास्टिड, ठीक है। ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेले है जो हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब करना है या पढ़ना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इंक्लूजन बॉडी क्या है? ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है कि ये साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है। जब सेल के अंदर प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन एग्रीगेट होते हैं, तो इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो जस्ट आपको एक टर्म याद रखना की है कि प्रोटीन आपस में जुड़ के इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब अगला है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फाइबर नेटवर्क सेल स्ट्रक्चर शेप एंड मूवमेंट। ये क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स फाइबर स्ट्रक्चर्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिससे आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है, इससे बनता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजिला और सीलिया तो सुना होगा ना, वो साइटोस्केलेटन से ही बनता है। ये सीलिया, ये और ये दोनों चीज ही साइटोस्केलेटन से बनता है। ये क्या करता है? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, चलने में मदद करता है। ये जो चीज है ना, ये मूवमेंट कराती है इस बैक्टीरिया को या फंजाई वगैरह जिसमें भी प्रेजेंट होगा, उसको चलने में मदद करेगी, ठीक है। उसको स्ट्रक्चर देगी और शेप को मेंटेन करती है। तो साइटोस्केलेटन एक कॉम्प्लेक्स फाइबर नेटवर्क होता है, ठीक है, जो सेल को स्ट्रक्चर देती है, शेप प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। तो बस इतना तक इसका डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स फाइबर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि
शेप और मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ना है, जो कि एक चार्ट के फॉर्म में, इस तरह से याद करना इजी होता है। अब हम एक एक चीज को अच्छे से इलाबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा चीज क्या होता है। अभी तो हमने बस उनके टर्म्स याद रखे हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट था वो क्या था? सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन। ये होता क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। देखिए क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यूजुअली क्या है? जो सेल है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये एनिमल सेल है। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में अलग होता है, प्लांट सेल में अलग होता है। इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है? ये सेल वॉल होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, मैंने इस लाइन में लिखा है कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो एनिमल सेल में तो ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी। लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है ना, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये इसका काम क्या है? ये सेल के अंदर जितने भी ये कंपोनेंट्स है ना, उसको एनवायरमेंट से अलग रखता है, मतलब बाहर के उससे अलग रखता है। तो सेपरेट करता है, अलग करने का काम करता है। ये एक प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है। ये देखिए, ये सेल के अंदर ये सारे सेल के पार्ट्स है, सेल के पार्ट्स इसके अंदर है। जब हम चल रहे, जो हम स्टडी करेंगे वो आउटसाइड से इनर साइड को करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है? जो सेल के कंटेंट है, मतलब सेल के अंदर जो भी सामान है, सेल के अंदर जो भी सामान है, उसको एनवायरनमेंट से अलग करता है। प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट है। प्लांट सेल में सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल होता है, और जो सेकंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स एक्टिविटी विच प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसके अब इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, कुछ ही पार्टिकल्स को अंदर जाने देता है, सबको अंदर जाने नहीं देता है। जो सेल को जरूरत है कुछ ही पार्टिकल को सिलेक्टिवली परमिट करता है। परमिएबल का मतलब, अभी हम परमिएबिलिटी सेल की कितने टाइप की होती है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो कुछ पार्टिकल जो सेल को रिक्वायर है उसी को सेलेक्ट कर देता है, और बाकी के जो सेल को जरूरत नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है, उसको सेल के अंदर जाने से रोकता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? कि ये एक दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स या दूसरे चीजों को अंदर सेल के जाने से रोकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में, कि कितने तरह का मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो होता है वो एक होता है परमिएबल, दूसरा होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, तीसरा होता है इम्परमिएबल। परमिएबल कौन सा होता है? जो सब्सटेंस मेम्ब्रेन से, जो हमने अभी सेल्स पढ़ा था, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी, ये ठीक है, ये प्लांट सेल ले लीजिए आप, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन, ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी सब्सटेंस है लाइक दिस, ये एंटर करेगा, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएगा। चाहे एनिमल सेल लीजिए, इस मेम्ब्रेन से कोई भी सब्सटेंस है वो क्रॉस होके चला जाएगा, उसी को बोलते हैं। तब उस कंडीशन में हम इस सेल के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? परमिएबल। तब हम क्या कहेंगे? परमिएबल। अब दूसरा आता है सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सब सब्सटेंस कैन पास एंड सम सब्सटेंस कैन नॉट पास। मतलब इसमें से क्या होगा? अब ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से मान लीजिए इतना सब्सटेंस है, इसमें से ना कुछ को ही पास होने देगा और कुछ को नहीं होने देगा। जो सेल के लिए नहीं है सफिशिएंट, उसको पास नहीं होने देगा। तो कुछ को पास होने देगा, कुछ को नहीं होने देता है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तीसरा है इम्परमिएबल।
ये एक ये सेल हो गया, ठीक है। सेल ये है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, अब ये ना किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने ही नहीं देगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा, किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने ही नहीं देगा, उसको इम्परमिएबल बोलते हैं। मतलब ये वाला मेम्ब्रेन क्या कहाएगा, इम्परमिएबल। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया, परमिएबल क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल। और आपने एक और चीज पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में, सेमी परमिएबल। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल ही होता है। तो तीन तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, इम्परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन वो होगा जो मेम्ब्रेन अपने से सारे सब्सटेंस को पास होने देगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होगा जो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगा। और इम्परमिएबल वो होगा जो एक भी किसी भी सब्सटेंस को अपने से होके जाने नहीं देगा। तो ये पूरा का पूरा था मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में।